चलो नेक्स्ट चैप्टर इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइट? Light is the source of energy. ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, तो लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स। जो क्या करता है? हेल्प करता है हमारे को किसी अलग अलग चीज को देखने के लिए। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली क्या होता है? कोई कोई एक लाइट प्रोड्यूसिंग बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनेंट ऑब्जेक्ट या लुमिनस, राइट? तो उसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। सपोज करो जैसे ये एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे एक कोई बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, मान लो कोई बॉडी है जिसको हमें देखना है। तो बेसिकली होगा क्या? लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वो चीज दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर है? लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में जाएगी। आंखों में जाने के बाद वो रेटिना पे इमेज बनाते हैं और उससे हमें दिखाई। ठीक है, तो किसी बॉडी के ऊपर जब तक लाइट पड़ेगी नहीं, जब तक लाइट फॉल नहीं होगी, तब तक वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है डायरेक्टली। सर को मुझे सर से डाउट पूछना था, पेपर में रखा है। अच्छा, नहीं क्वेश्चन से पूछना है। अरे हाँ, सर वो एडिट होती है। सर आप एडिट हो जाएगा सर, एडिट होती है सर। मैं एडिट जैसा नहीं है हमारे पास। अरे तो फिर भेजूंगा कैसे? मैं अभी भेज पाऊंगा। हाँ, तो आपकी फोन नहीं कर देगा। कर दो सर। हो जाएगा खुद। सर गेट बंद कर बैठ दो। जाना हो जाएगा सर। क्या हाँ, हो जाएगा सर? सर एक मिनट ही कह दो सर मेरे पास भेज देना, फिर बोल रहे हैं बड़ी। चल ठीक है, तो जब किसी बॉडी के ऊपर लाइट पड़ती है और फिर हमारे आंखों में जाती है, तो वो चीज हमें दिखाई देगा। क्लियर है? अब लाइट के बेसिस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड करें, ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास, लुमिनस और नॉन लुमिनस। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट होती है और नॉन लुमिनस जिसकी खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, जैसे लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा? सन। जैसे सन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्चेस एटसेट्रा। ठीक है, और नॉन लुमिनस क्या होगा? चेयर, मून। ठीक है, ये जरूर पता होना चाहिए। मून की खुद की लाइट नहीं होती है। मून किससे? सन की लाइट की रिफ्लेक्शन से, वो जितना भी हमें लाइट दिखाई देता है या महसूस होता है, वो सन की लाइट से ही होता है। क्लियर है? स्मार्ट बोर्ड की भी खुद की लाइट है। स्मार्ट बोर्ड नहीं, खुद की लाइट नहीं है। स्मार्ट बोर्ड खुद लाइट नहीं दे रहा है। किसके थ्रू? स्क्रीन के थ्रू। अगर ये स्क्रीन नहीं होगा तो वो लाइट नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? अब कैसे पता चलेगा कि खुद की लाइट है कि नहीं है? तो बाकी सारे सोर्स ऑफ लाइट को बंद कर दो, फिर देखो कि लाइट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर वो ऑब्जेक्ट लाइट दे रहा है बाकी सारे सोर्स को हटा के, तो इसका मतलब वो लुमिनस है। अगर बाकी सोर्स को हटाया वो भी चीज हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो वो नॉन लुमिनस है। जैसे किसी की शक्ल तभी दिखाई दे रही है जब उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। लाइट पड़ना बंद हो जाए, सारे सोर्स को बंद कर दो, तो वो नॉन लुमिनस हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें चेयर, मून, ये सब हमारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब लाइट का अगर देखा जाए नेचर के बारे में, जहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में अगर देखा जाए तो लाइट के दो नेचर माने जाते हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, वेव नेचर में ऐसा माना जाता है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट हमें एट अ टाइम मिलते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खुद अपने आप में 8 टाइप्स के होते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, गामा रेज, ये सारे एक्सरेज। ठीक है, तो लाइट हम इसमें क्या मान के चलते हैं वेव नेचर में कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसकी बहुत ज्यादा स्पीड है। कितनी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैसे अप्रॉक्स है, अगर एग्जैक्टली बात करें तो ये 2.9 के अप्रॉक्स में आएगा, 2.99, जिसको फिर हम नियरली मान लेते हैं 3 × 10⁸, ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, इजीली कैलकुलेट हो। ठीक है, फिर इसकी एक अपनी वेवलेंथ भी होती है, क्योंकि अगर वेव्स है तो अपनी एक वेवलेंथ होनी चाहिए। तो इसकी खुद की एक वेवलेंथ भी होती है। वेवलेंथ क्या होती है इसकी? तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ अ लाइट is 4 × 10⁻⁸ to 8 × 10⁻⁸ meter for visible light, not light, for visible light, wavelength of a visible light, clear? जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ 4 × 10⁻⁸ to 8 × 10⁻⁸ मीटर के अप्रॉक्स में रहती है हमारी, मतलब इस रेंज में हम लोग देख पाते हैं। इतना क्लियर है? ओके, अच्छा -7, ठीक है, 4 × 10⁻⁷ to 8 × 10⁻⁷ के अप्रॉक्स में विजिबल लाइट की वेवलेंथ। ये था हमारा वेव नेचर। ठीक है, जिसमें हम लाइट को मान के चलते हैं कि वेव नेचर, वेव्स के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करता है। सर आप वेव नेचर कहां पढ़ेंगे? हां, इस चैप्टर में वेव नेचर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हाँ बेसिकली हम वेव नेचर नहीं, चैप्टर में हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, वेव नेचर नहीं। वेव नेचर आगे क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, इसमें हम एज अ पार्टिकल मान रहे हैं। ठीक है, तो वेव नेचर में हमारे पास ये आ जाता है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे ये जो वेव्स है तो और भी अलग अलग वेव्स होती हैं। ठीक है, जैसे साउंड वेव, ठीक है, और मैग्नेटिक वेव अलग से, इलेक्ट्रिक वेव्स वो एक अलग है। ठीक है, तो अलग अलग वेव्स होती है, तो वेव्स में अपने अलग अलग एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ये सब होती है। चाहे तो हम इसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। इसी वेव में अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? v/λ। वेलोसिटी हमें पता है, वेवलेंथ की रेंज पता है, फ्रीक्वेंसी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक लाइट की कर सकते हैं। बेसिकली हमें जरूरत किसकी होगी? विजिबल लाइट की, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें चीज पता लग रहा है वो कितना रेंज में हम देख सकते हैं उस चीज। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, पार्टिकल नेचर, सेकंड वन।
पार्टिकल नेचर में क्या है कि लाइट को हम पार्टिकल्स के फॉर्म में मानते हैं कि जो लाइट हमारे पास आ रही है सपोज करो ये, तो इसके पार्टिकल्स होंगे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ऐसे खूब सारे इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। जैसे ऐसे सपोज कर सकते हो कि एक साथ हमने 1 kg चिप्स बना लिया और उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। हर एक पॉइंट जो है पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा, पार्टिकल्स, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिसमें हर एक पार्टिकल का एनर्जी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हर एक पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। सो द लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। किसमें, पार्टिकल नेचर में, ठीक है। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल्स के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी आ रही है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? फोटोन बताया ना, पार्टिकल्स, जो हर एक पार्टिकल्स है। जैसे अगर मान लो कहीं से लाइट आ रही है हमारे पास, तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे सन है मान लो, और ये हमारा अर्थ का सरफेस, ठीक है। यहाँ से जो लाइट आई, सपोज करो कि आज के दिन में जो सन ने लगभग अप्रॉक्स मान लो कि 9 × 10⁻12 किलो जूल, ये भी बहुत कम है, लेकिन एक मान के चलो कि इतना अगर हमें मिला है, तो इसको हम अब इसके अंदर जैसे किलो जूल है, तो 1 जूल को अगर एक पार्टिकल माने तो टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक। और जबकि 1 जूल में भी लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो उस एक पार्टिकल्स को हम क्या मान के चल रहे हैं, जैसे आलू के चिप्स का एग्जांपल दिया मैंने। अब 5 रुपए का मान लो तुमने चिप्स खरीदा, तो उसमें कितने चिप्स होंगे, लगभग 5, 6, 7, ठीक। अब उसमें से एक चिप्स उठाया तुमने, ठीक है, वो एक चिप्स कितने ग्राम का होगा, नियरली 1 ग्राम का। उस 1 ग्राम के चिप्स में कितने सेल्स होंगे, ठीक। वो एक सेल को हम फोटोन बोलते हैं, ऐसा समझो। वो एक सेल एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है और वो पार्टिकल एज अ फोटोन है, ठीक है। वैसे खूब सारे फोटोन्स मिलकर एक पार्टिकल, हमारे पास पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल हुआ और वो एनर्जी हमें मिल गई, ठीक है। मतलब पार्टिकल एक तरीके से फोटोन जो है बहुत छोटी यूनिट को बताया जाता है, ऐसा समझिए, क्लियर है, ठीक है। अब ये फोटोन्स के फॉर्म में हमारे पास मिल रहे हैं और उसकी एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे जैसे भी यूटिलाइज करें। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया? अब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में कुछ स्टडी की जाती है, ठीक है। जैसे वेव नेचर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ जैसे एग्जांपल ऑफ फिनोमेना लाइक डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, वेव नेचर कंसीडर करते हैं, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। डाइफ्रैक्शन क्या होता है, तो सिंपली ऐसे मान के चलो कि अगर सपोज करो लाइट किसी रूम में आ रही है, मान लो ये रूम है और यहाँ से लाइट एंटर कर रही है, तो जब लाइट एंटर करेगी तो कॉर्नर पे लाइट जहाँ पड़ेगी वहां पे क्या होगा, बेंड हो जाएगी लाइट, कॉर्नर से लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी। तो जो बेंडिंग होता है, इसी बेसिक ये है कि इस फिनोमेना को डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। वैसे इसमें और भी कुछ डिटेल में है जो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी के लिए मान के चलो कि जब लाइट कॉर्नर पे बेंड करता है तो ऐसे फिनोमेना को डाइफ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इंटरफेरेंस होता है कि जब खूब सारी लाइट पास करती है तो क्या होता है, एक दूसरे लाइट को डिस्टर्ब करती है, एक तरीके से इंटरफेयर करती है, तो इसी फिनोमेना को इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। ये बेसिक समझने के लिए है, डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकली अगर जाएंगे तो बहुत अलग दिखेगा, लेकिन हाँ किसकी, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है। बस ये वैसे सिलेबस का ये नहीं है पार्ट, ये बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और तीसरा है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, जिसमें लाइट की इंटेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं,
लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, बढ़ा भी देते हैं, कम भी कर देते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट हमें सन को देखना है तो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, पोलराइड्स की ग्लासेस होती हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सन को इजीली देख सकते हैं। इसके बाद ऐसे ग्लासेस और कहाँ यूज करते हैं, तो क्रिकेट मैच में भी यूज करते हैं। जब रात का मैच होता है तो देखते होंगे कई सारे प्लेयर चश्मा लगा के रखते हैं, इसीलिए जो लाइट उनकी आंखों में ना पड़े, जिसकी वजह से हो सकता है कैच छूट जाए, चाहे कोई भी ऐसा मिस हैपन हो जाए। जैसे एक बार हुआ भी था, पता होगा किसके साथ, रचिन रविंद्र, पता है ना, न्यूजीलैंड का प्लेयर है, ठीक है। तो हाँ, तो उसके साथ ये हुआ था कि बॉल आई थी और उसने ठीक से उसको दिखाई नहीं दिया और सीधा मुंह पे ही लगी बॉल, ठीक है। उसमें देखना वीडियो होगा, ठीक है। तो ऐसे देखो, कैच नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन इंजर्ड हो जाना ये दूसरा केस है। तो कम से कम इंजरी तो नहीं होगी ना, बॉल आ रही है तो पता तो है भाई बच सकते हैं, जैसे एम्पायर का होता है, बॉल आ रही है तो उन्हें पता है भाई आ रही है, बचना है। लेकिन अगर बॉल पता ही ना चले, पीछे से बॉल आ रही है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ये दो हमारे नेचर होते हैं लाइट के, ठीक है। ओवरऑल लाइट को हम दोनों को मिलाकर वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। ओवरऑल इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं कि लाइट जो है वो क्या है, डुअल नेचर, ठीक है। ये भी हाई क्लासेस के अगले साल 11 में पढ़ोगे। वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, बहुत अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब बताया कि जो लाइट है वेव नेचर में है। कुछ साइंटिस्ट ने बताया लाइट जो है पार्टिकल नेचर में है। दोनों को नाराज ना करते हुए लाइट का ओवरऑल कंक्लूजन निकाला गया कि ये डुअल नेचर, क्योंकि दोनों ही एविडेंस है हमारे पास, वेव नेचर का भी है, पार्टिकल नेचर का भी। वेव नेचर में क्या है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पार्टिकल नेचर में क्या रहता है हमारे पास, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग और शैडो। क्योंकि अगर हम शैडो बना रहे हैं तो पार्टिकल्स को ही मिला के बना रहे हैं, ठीक है। किसी की इमेज बन रही है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के ही इमेज बनाई जाती है। क्लियर है, समझ में आया? तो ये था हमारा नेचर ऑफ लाइट। सिंपली अगर नेचर ऑफ लाइट को बोला जाए तो लाइट है डुअल नेचर, ठीक है। ना तो सिर्फ वेव नेचर का है और ना ही सिर्फ पार्टिकल नेचर का। लाइट जो है वो डुअल नेचर में हमारा एग्जिस्ट होता है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो जब लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा के किसी और डायरेक्शन में चला जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम। ये भी ध्यान रहे, मीडियम सेम होगा, टकराने से पहले एयर मीडियम था और टकराने के बाद भी मीडियम एयर ही होगा। अगर मीडियम सेम है और लाइट उसी में टकरा के इधर से उधर जा रही है तो उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? रिफ्लेक्शन कब अगर करेगा, जब सरफेस स्मूथ होगा। अगर स्मूथ नहीं होगा, रफ सरफेस होगा तो वो रिफ्लेक्शन हो तो जाएगा लेकिन वो हमें महसूस नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हाँ दो टाइप का होता है रिफ्लेक्शन, आगे आएगा, ठीक है। क्लियर है? जब लाइट टकरा के वापस आता है तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब जब लाइट टकराता है तो इसमें कुछ लॉज आ जाते हैं जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज, ठीक है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा। क्या होता है देखो, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल।
लाई ऑन सेम प्लेन एंड सेम प्लेन सेम पॉइंट पे हमारे ये तीनों रेज क्या कहते हैं, लाई करते हैं इंसिडेंट। ठीक है, अब देखो इसमें एक वर्ड है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर और नॉर्मल में फर्क होता है। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर और नॉर्मल ये दोनों वर्ड है, दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस है। बहुत मतलब कि ऐसा मान के चलो कि जैसे ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, पॉलिश सरफेस है हमारा, मेनली इट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। इसको प्लेन मिरर भी मान सकते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो ये प्लेन मिरर है तो इसमें जितना भी रिफ्लेक्टिव पार्ट है फ्रॉम ए टू बी, क्लियर है। अगर हमारे को पॉइंट मेंशन कर दे कि मान लो ये सी पॉइंट, जैसे कहते हैं कि सी पॉइंट से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो जब हमें पॉइंट पता होता है और तब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसलिए जैसे ट्रायंगल में देखोगे ना कि ट्रायंगल जैसे ये मानो बनाया, तो जब वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर बनाते हैं तो इसको नॉर्मल नहीं बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्लियर है, क्योंकि हमें पॉइंट दिया हुआ है कि इस पॉइंट से बनाना है, तो जब पॉइंट रेफर कर दे, मेंशन कर दे कि हमें इस पॉइंट से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे को पॉइंट ना दिया हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये ए बी सी, अब ये BC लाइन के ऊपर कितने परपेंडिकुलर बनाए जा सकते हैं, खूब सारे। ये भी तो परपेंडिकुलर होगा BC पे, ये भी तो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, ऐसे नीचे से भी हम कर सकते हैं, ये वाला, ये सारे। तो जब इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है तो इनको हम नॉर्मल बोल देते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट ही नहीं पता। वैसे ही इस केस में भी होता है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है, अब हमें ये नहीं पता कि लाइट कहाँ पे इंसिडेंट होगी, सी पॉइंट पे होगी कि नहीं होगी, तो हम कैसे बता दें कि वो परपेंडिकुलर होगा नहीं। इस वजह से हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखें। हालांकि नॉर्मल वही है, 90 डिग्री का एंगल ही बनाया है जैसे परपेंडिकुलर बनाता है, लेकिन नॉर्मल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें पॉइंट का नहीं पता। ठीक है, जैसे मान लो ये बड़ा सा ये है, अब लाइट कौन सी लाइट कहाँ पे पड़ रही है हमें क्या पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसका नॉर्मल जो बनाएंगे हम उस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा। या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही पॉइंट पे लाई कर जाएगा, एक ही प्लेन पे लाई कर जाएगा। हां, डेफिनेशन क्या होगी किसकी? नॉर्मल। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होगी, सोच के देखो। द नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन लाइन। कि नॉर्मल जो होती है परपेंडिकुलर लाइन होती है किसी भी गिवन लाइन, लेकिन इसमें पॉइंट मेंशन नहीं होता है। जबकि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, एक फिक्स्ड लाइन होती है। ट्रायंगल में एक पॉइंट से हम एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉर्मल हम ट्रायंगल में बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से एक ये भी तो परपेंडिकुलर बन सकता है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में भी बन सकता है नॉर्मल। यस सर। ठीक, लेकिन जब ट्रायंगल की बात चल रही है तो एक ही होगा, तो फिक्स्ड होगा कि हाँ भाई यही है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों कहाँ लाई करते हैं, सेम प्लेन सेम पॉइंट पे लाई। ये है पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है, अब ये एंगल आई ये है और एंगल आर ये है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। और एंगल कहां से मेजर करना है, फिर ध्यान दे दो, नॉर्मल से। ठीक है, अगर हमें ये एंगल गिवन है, सपोज कर लो अगर हमें ये एंगल गिवन है तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ,
ठीक है, अगर हमें ये एंगल गिवन है तो ये जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि एक हमारे पास प्लेन सरफेस है और ये है जो प्लेन सरफेस मिरर से या एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका 60 डिग्री है सरफेस से, ठीक है। एक बार बोल दो। If the incident ray makes an angle 60 degree with the smooth surface or plane surface, then what is the angle of reflection? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। क्यों? अब यहाँ पे ये मत लगा लेना कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। आई आर के बराबर है, लेकिन कौन सा आई? जो नॉर्मल से दिया जाएगा। तो नॉर्मल से कितना बनेगा? अब सोच के देखो, ये पूरा 90 है, उसमें से ये 30 चला गया, सॉरी 60 चला गया, तो बचा कितना? 30। अब ये 30 है तो इधर वाला भी 30 ही होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को उल्टे तरीके से और कैसे पूछा जा सकता है कि एक स्मूथ सरफेस से एंगल आई जो है वो 30 डिग्री है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस? सर 60 डिग्री। ठीक, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इज 60 डिग्री। फिर हमें जी वाला पूछा है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सिर्फ ये मत समझ जो दिया है बस वही आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो दिया है ठीक है, उसके बारे में देखो, पढ़ो एक बार ध्यान से क्वेश्चन क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। दोनों केसेस समझ में आ गए, ठीक है। ये दो लॉज होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन सेम पॉइंट, और दूसरा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा कभी भी, ठीक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे स्मूथ सरफेस में, कैसा भी सरफेस होगा एंगल आई एंगल आर इक्वल ही होगा और ये भी सेम ही होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हम जो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप्स की रिफ्लेक्शन भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के टाइप्स अगर बात करें तो पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट अकर ऑन स्मूथ सरफेस, ठीक है, और प्लेन सरफेस, ठीक है। जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगा हमारा उतना अच्छा रेगुलर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। सबसे अच्छा स्मूथ सरफेस किसमें बनता है? तो बात करें मेटल में, और मेटल में भी कौन? सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर हमारा सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर का काम भी करता है, याद रखना, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ अ लाइट। अब स्मूथ सरफेस है, सपोज कर लो ये, जैसे नॉर्मली हम लोग स्मूथ सरफेस के लिए क्या करते हैं? प्लेन मिरर का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली हम लोग देखते भी हैं, ठीक है। मिरर, कौन सा मिरर? प्लेन, ठीक है। अब अगर सरफेस स्मूथ है, हाँ नॉन मेटल तो डायमंड कह सकते हो रिफ्लेक्शन के लिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब अगर मान लो स्मूथ सरफेस है और मैंने यहाँ से लाइन पैरेलल लेकर आ गया, ठीक, तो स्मूथ सरफेस होने की वजह से क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट भी क्या होगी? पैरेलल रहेगी, ठीक है। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्मूथ सरफेस पे एमिट करवाई जाए, फॉल करवाई जाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट आल्सो रिमेन पैरेलल, ठीक है, वो पैरेलल ही बनी रहेगी। क्लियर है? समझ में आया? और सारे लॉज जो हमने पीछे पढ़ा वो इसमें भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। बस ये है कि पैरेलल लाइन है तो पैरेलल ही रहेगा। क्लियर? सर समझ में आ गया? क्या? आयोडीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन डायमंड सबसे अच्छा होगा, ठीक है। कितना समझ में आया? कितना क्लियर है? दूसरा है डिफ्यूज्ड।
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट अकर ऑन रफ सरफेस, इट अकर ऑन रफ सरफेस और इररेगुलर सरफेस भी कह सकते हैं, इररेगुलर सरफेस। ठीक है, जैसे मान लो कोई सरफेस इस टाइप से है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ भी रही है तो ये क्या होगा? नॉट बेबी, कोई ऐसा गया, कोई ऐसा गया, कोई इधर गया, कोई ऐसा चला गया, इस टाइप से रिफ्लेक्शन होगी। क्लियर है? अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ भी रही हो तो क्या हो जाएगा? नॉन पैरेलल में कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि सरफेस ही रेगुलर नहीं है, सरफेस ही हमारा क्या है? स्मूथ नहीं है। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो ऐसी बात है रिफ्लेक्शन भी स्मूथ नहीं होगा। क्लियर है? जो रिफ्लेक्शन होगा वो इररेगुलर होगा हमारा। आ रहा समझ में? तो दो टाइप की रिफ्लेक्शन, रेगुलर, डिफ्यूज। बट दोनों में फिर बता रहा हूं, इसमें भी एंगल आई एंगल आर बराबर होगा। ठीक है, लॉज कभी चेंज नहीं होगा। नॉर्मली ना कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ देती है सर अगर इसमें निकालना हो फिर नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर जैसे सपोज करो कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, या तुम्हें जानबूझ के एक ऐसा फिगर दे भी देंगे जिसमें तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि ऐसे गया और ऐसे आया, थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से गया और इस तरीके से आया। अब तुम्हें क्या लगेगा कि यहां से अगर हम नॉर्मल ऐसे बनाएं, अगर नॉर्मल ऐसे मैं बनाऊं तो ये और ये एंगल तो बराबर लग नहीं रहा, तो जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर सरफेस सोच के देखो ऐसा है तो इसका नॉर्मल सीधा थोड़ा बनेगा, इसका तो ऐसा बनेगा नॉर्मल। ठीक है, तो इस सरफेस का सपोज करो ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल ये तो हो ही नहीं, ये कैसा होगा? थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा हमारा। टिल्टेड मतलब कि अगर ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल थोड़ा इस तरीके से आएगा, ऐसा ये वाला। तो ये एंगल और ये एंगल, अब इस केस में ये वाला एंगल जो होगा एंगल आई और ये वाला एंगल ये सेम होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लो, अगर सरफेस ऐसा है और इतने सरफेस की बात चल रही है, अब इसको इधर लेकर आ जाते हैं, ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल ऐसा होगा, जबकि अगर हम नॉर्मली बनाते तो ये कर देंगे। ठीक है, तो ये तो वैसे ही 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो देखने में हमें लगेगा कि हाँ कि एंगल आई एंगल आ, सर पर इसमें 90 बनेगा ना? क्या तो एक साइड में 90 बनेगा? मतलब निकालेंगे कैसे? अगर पूछेगा तो एंगल पूछेगा नहीं, वो बस ये पूछेगा कि क्या वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। निकाल कैसे सकते हो? तुम्हें खुद को थोड़ा टिक अप कर देगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हमेशा परपेंडिकुलर यही हो। ठीक है, परपेंडिकुलर जनरली ऐसी हो, परपेंडिकुलर ऐसा भी तो होता है यहाँ यहाँ भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बार बार ऐसे ही तो नहीं बनाते ना, ऐसा भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है कई बार। इसी को ऐसे मूव करोगे ये लगेगा। ठीक है, ऐसे समझ? ठीक है, तो रेगुलर और डिफ्यूज ये दो टाइप के हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है कुछ बेसिक टर्म्स जैसे ऑब्जेक्ट, इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? कुछ बेसिक टर्म की बात करें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो देखो जो ये हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये फिजिक्स का एक पार्ट होता है, ब्रांच कह लो, जिसको ऑप्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, ऑप्टिक्स का मतलब भी होता है, जैसे अगर व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the study of light। ठीक है,
ऐसे ही फिजिक्स के काफी सारे ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि ये भी फिजिक्स का एक ब्रांच है जो चार्ज पार्टिकल के बारे में हमें स्टडी करवाता है। ठीक है, इसमें हमें किसके बारे में स्टडी करवा रहा है? लाइट के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से अगर जैसे 9th की फिजिक्स देखोगे जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हैवी मासेस के बारे में, मून का मास, अर्थ का मास, ठीक है, गाड़ी का मास, जो कि बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है, इनके मास बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन मिलकर एक बड़ा इफेक्ट शो कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसलिए ये ऑप्टिक्स, अब इस ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या माना जाता है? लुमिनस, जो लाइट प्रोड्यूसिंग सोर्स हो, जैसे कैंडल का फ्लेम, उसको एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं हम, बल्ब मान सकते हैं, टॉर्च मान सकते हैं, सन एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है? लुमिनस है। ठीक है, और इसी के साथ इमेज क्या होती है? इमेज होता है इसका ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लाइट प्रोड्यूसिंग सोर्स। अगर इसको सिंपल वे में बताएं तो लाइट प्रोड्यूसिंग सोर्स, जहां से लाइट हमें मिल रही है। और इमेज क्या है? ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं ऑप्टिकल अपीयरेंस? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऑप्टिकल चीजें यूज हुई होगी, मिरर, लेंस, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, कुछ ना कुछ यूज होगा, उसी से हमें इमेज दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया? ऑब्जेक्ट, इमेज। अब इमेज फिर फर्दर दो टाइप्स की होती है। इमेज अगर बोला जाए तो एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। हाँ सर, नॉन लुमिनस नहीं होता क्या? ऑब्जेक्ट? नहीं, नॉन लुमिनस को हम ट्रीट नहीं करते। ठीक है, हाँ, जैसे मान लो ये नॉन लुमिनस है, अब ये ऑब्जेक्ट तब बनेगा कि जब इसके ऊपर कोई लाइट ऐसे पड़े और फिर वहां से लाइट उतर जाए। जैसे मून हम लोग देखते हैं, तो मून क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि सन की रेडिएशन पड़ रही है। लेट करके चलो कि अगर सन की रेडिएशन ना पड़े तो हमें क्या दिखाई देगा? ठीक है, अंधेरा ही दिखाई देगा। जैसे इतना समझ आया? इमेजेस दो टाइप की होती है, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज क्या होता है? Which, अगर सिंपली बोले, हाँ, विच फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, जो कहां पे फॉर्म करता है? स्क्रीन के ऊपर बनता है, उसको रियल इमेज बोलते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में पर्दा, ठीक है, क्लियर है? और प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट बोर्ड हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है? रियल इमेज बना रहे हैं, और बनाने के लिए इनको स्क्रीन चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? Which cannot obtain, which cannot obtain on a screen, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे इमेज ऑन अ प्लेन मिरर, ठीक है, इसमें एग्जांपल दे सकते हो क्या? इमेज ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? एग्जांपल होते हैं कि ऐसे जो इमेजेस होती है वो क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होगी। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। जो रियल इमेज है वो उल्टा दिखाई देगा, और जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, एकदम जैसे है वैसे। क्लियर है? जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड दिखाई देता है, और जो वर्चुअल इमेज है वो हमें इन्वर्टेड दिखाई देता है। ठीक है, इरेक्ट। सॉरी, हाँ, रियल इमेज इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज इरेक्ट दिखाई देता है। वर्चुअल इमेज कौन सी वाली? हाँ, मिरर में अपनी शक्ल देखते हो, दिखाई देता है ना? क्या वो एक्चुअल में कोई उधर होता है? नहीं। तुम हटोगे, दूसरा कोई आएगा, उसकी शक्ल आ जाएगी।
यानी वो वर्चुअल, ठीक, हाँ तो फिर वो रियल होगा। ठीक है, लेकिन देखो नॉर्मल सी बात ये है, वैसे तो रियल में भी ऐसी होगा, स्क्रीन पे जो लगा हुआ है अगर किसी और की इमेज आएगी किसी और का दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, वर्चुअल होता है, हमें फील होता है कि उधर कोई ऐसा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा चीज कि हमें वर्चुअल इमेज के लिए कोई स्क्रीन तो नहीं लगाया जाता, जो हम मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं तो उसके लिए कुछ स्क्रीन तो नहीं लगाने की जरूरत पड़ती। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लाइव मैच देखना है, ठीक, और तुम चाह रहे हो कि स्टेडियम ना जाए, तो इसका मतलब तुम्हें घर पे बैठ के देखना है तो कोई स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जब स्क्रीन की जरूरत महसूस हो और वो स्क्रीन की वजह से दिख रहा हो तो इसका मतलब वो रियल इमेज है। ठीक है, और तुम्हें बिना स्क्रीन की वजह से वो तुम्हें दिखाई दे तो वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये दो टाइप की हमारी इमेजेस होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। कितना क्लियर हुआ? सर हमारी आंखों में कौन सी इमेज है सर? हाँ, आंखों में कौन सी इमेज दिखाई देती है? सर रियल इमेज। अब ये चीज है कि हमें उल्टा क्यों दिखाई देता है? तो उल्टा इसलिए दिखाई देता है कि जो हमारा माइंड है, तरीके से कह रहे हैं, ठीक है, वो उस उल्टे इमेज को सीधा दिखाई देता है, ऐसा। ठीक है, बेसिकली हम देखते तो उल्टा ही इमेज है, लेकिन माइंड जो है उसको सीधा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा। कितना समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज में सबसे पहला आता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर बताया था क्या होता है, जिसका सरफेस स्मूथ हो, प्लेन हो। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, एक साइड क्या करते हैं, इसका पेंट कर देते हैं। पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि मिरर का एक टाइप का ग्लास ही होता है, अगर एक साइड पेंट नहीं करेंगे तो लाइट क्या होगा, उससे पास कर जाएगा। पेंट कर देंगे तो लाइट पास नहीं होगा। ठीक है, तब क्या किसके लिए तैयार हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब एक साइड जैसे हमने पेंट किया और एक साइड उसका ऐसे छोड़ दिया ताकि वो रिफ्लेक्शन कॉज कर सके। अब इसमें सपोज करो ये हमारी एक लाइन हो गई, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर मान लो एक हमने इस टाइप से ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका अपर एंड ए, लोअर एंड बी। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से मैं बताऊं तो ऐसे कर दो, इसको और अच्छा रहेगा, सिर्फ ये पार्ट। ठीक है, इसका रीजन बताऊंगा ऐसा। अब मान लो ऐसा सा ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, अगर यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। ठीक, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ये प्लेन ऑफ द प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो 90 डिग्री पे फॉल करेगा, यानी एंगल आई 0 बनाएगा। ठीक है, अगर एंगल आई 0 है तो आर भी 0 होगा, उसी पाथ से वापस आ जाएगी। और एक रेस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉल करो। ठीक, अब यहाँ से फॉल करें तो टकरा के जितना एंगल यहाँ आई है उतना ही एंगल आर होगा। तो इस केस से प्रिंसिपल एक्सिस में नॉर्मल हो सकते हैं? हाँ, ये नॉर्मल भी है, ये नॉर्मल भी होता है। ठीक है, यहाँ समझ में आया? तो इस तरीके से हमने, और एक नॉर्मल से अच्छा परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं क्योंकि एक फिक्स लाइन होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने पास किया, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। अब एक्चुअल में लाइट देखें तो एक लाइट तो यहाँ जा रही है ना, और एक लाइट यहाँ जा रही है, क्या ये आपस में मिलेगा? इस साइड में उस साइड मिलेगा। कैसे पता चला कि उसी साइड मिलेगा? तो यूक्लिड का एक्सियम है क्या, कि अगर दो नॉन पैरेलल लाइन है ना, ठीक है, और उसमें एक तीसरी लाइन है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो लाइन कहाँ मीट करती है, जहां पे उनका को इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है। फिफ्थ एक्सियम जिसको, सॉरी फिफ्थ पोस्टुलेट, पिछले साल हाँ फिफ्थ पोस्टुलेट, नाइन्थ में, हाँ सर के से हाँ,
ठीक है, तो कहाँ पे मीट करेगा, जहां पे उनका इंटरनल या कोई इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180, इस तरीके से पता किया है। देखो अब यहाँ पे जैसे मान लो ये दो लाइन हो गई और ये उसका ट्रांसवर्सल, ठीक, तो कोई इंटीरियर एंगल पता चला कि भाई इस साइड करेंगे ना तो मीट कर जाएगी। तो हमने क्या किया, इस रेस को इस साइड एक्सटेंड किया। अब मान लो इसको ऐसा कुछ आएगा और इसको इधर लेके जाएंगे तो कुछ यहाँ पे, तो कुछ इस इतने डिस्टेंस पे ये ठीक है, तो इतने डिस्टेंस पे कुछ इस टाइप से बन जाएगा और ये इस डायरेक्शन में रहेगा। अब ये समझ में आया क्या क्यों? देखो ये हमने यहाँ से जानबूझ के मैंने हल्का टेढ़ा सा ये बनाया है, क्यों? ताकि जब वहां पे इमेज बनेगा तो ये ऐसे से दिखेगा। इससे क्या पता चला कि जो लाइट जो इमेज बनेगी ना इसमें, देखो वैसे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये पॉइंट ऊपर ही रहेगा, ये पॉइंट नीचे रहेगा। कैसा इमेज बना? वर्चुअल इमेज बना। कैसा बना? इरेक्ट बना। लेकिन थोड़ा चेंज क्या होगा कि ये लेटरल इन्वर्जन होगा, लेटरल इन्वर्टेड है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है? इसका लेफ्ट राइट होगा और राइट लेफ्ट। जैसे मिरर में हम अपनी इमेज भी देखते हैं तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, तो वहां से क्या होगा? राइट हैंड ऊपर होगा, ठीक है। और नहीं तो एक इरेजर पे कुछ भी लिख देना, जैसे BAG पेन, छोटा वर्ड है, आ भी जाएगा। अब इसको मिरर के सामने पढ़ना तो ये उल्टे लेटर्स हमें दिखाई देंगे, ठीक है। वो उल्टा क्यों हो रहा है? लेटरल इन्वर्जन ये फिनोमेनन की वजह से, और ये प्लेन मिरर में देखे जाते हैं। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। U क्या है इसमें? मान लो ये U है, व्हाट इज U? तो U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। V क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? U और V बराबर होता है। जितना मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट पीछे होगा उतना ही मिरर के अंदर दिखाई देगा। कैसे पता करें कि हाँ भाई सही है? तो मिरर के सामने हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस पे रहो, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना तो मिरर में देखोगे तो लगेगा कि वो भी आगे बढ़ रहा है, वहां से इमेज भी आगे बढ़ जाएगी। जैसे तुम पीछे होगे वैसे वो मिरर भी, कि मिरर में जो तुम्हारी इमेज है वो भी पीछे हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आया इतना? क्लियर है? यस। इस तरीके से हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? तो पहला U और V इक्वल होगा। U और V ऑलरेडी बता दिया, U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V हमारा इमेज डिस्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और किसमें इक्वल होगा? इन मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम साइन में जाएंगे ना, साइन कन्वेंशन की अगर बात करेंगे तो थोड़ा चेंजेस आएगा इसमें, ठीक है। मैग्नीट्यूड मींस नंबर, मतलब 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम इसमें पढ़ेंगे ना आगे डिटेल में, अभी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो एक नेगेटिव ले लेंगे, एक पॉजिटिव भी ले लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल होगा नंबरों में। दूसरा H2 इक्वल्स टू H1, मतलब H2 क्या है हमारा? हाइट ऑफ इमेज, और ये है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें हाइट में भी कोई, जैसे मान लो अपनी हाइट देखते हो तो ऐसे थोड़ा कि उसमें ज्यादा या कम दिखाई देता है, जितने के हो उतना ही दिखाई देता है, भले बुरा लगे है ना? क्या 3 सेंटीमीटर
तीसरा। थर्ड और क्या हो सकता है इसमें, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन फिनोमेना, ठीक है। इसके अंदर लेटरल इन्वर्जन होगा। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? इट इज द फिनोमेना of a light in which object right side of the object appear to be left side and left side of the object appear to be right side in an image, ठीक। लेफ्ट राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट दिखाई देता है, और इस फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। चौथा और कुछ हो सकता है? हाँ, जो इसका नेचर होगा, जो नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज। अब देखो इसके लिए हमने क्या कोई स्क्रीन लगाया क्या? नहीं, कोई स्क्रीन नहीं लगा, ठीक है। या रे डायग्राम में ऐसे दिमाग में रखना कि जितनी रे इमेजेस डॉटेड लाइन से बनेगी, क्योंकि एक्चुअल में लाइट तो यहां चला गया, ये यहां चला गया, ठीक है। तो एक्चुअल में रेज तो इधर गया, तो एक्चुअल इमेज तो बनी नहीं, यानी रियल तो बनी नहीं, ये बनी क्या है? इन्वर्टेड, मतलब कि वर्चुअल, ठीक है। क्या बना है? ये वर्चुअल इमेज बना। तो जो वर्चुअल इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? इज वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा क्या होता है? इरेक्ट। समझ में आया? तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पांचवा भी ऐड कर सकते हो इसमें। हाँ, क्या? तो इसमें हम ये यूज कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज +1, ठीक है। वैसे ही प्लेन मिरर के लिए +1 होता है, कोई भी होगा यही रहेगा। जो मैग्निफिकेशन होगी ऑब्जेक्ट की वो कितनी है? +1। मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो कितना वो रेशियो चेंज कर सकता है। जैसे जूम इन जूम आउट होता है, तो जिस रेशियो में चेंज करते हैं वही मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। अगर जैसे जूम इन जूम आउट में अगर 100% रखते हैं, इसका मतलब वो 1 है, ठीक। अब मान लो 110% कर दिया, 120, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको जूम करते जा रहे हैं, ठीक है। जूम करते जा रहे हैं, इसका मतलब वो इनलार्ज हो रहा है। और अगर हम 100 से कम लेकर आ रहे हैं, 90, 80, 70, 60, तो वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है। याद रखना, अगर 100 से ज्यादा हो रहा है तो इनलार्ज हो रहा है, 100 से कम हो रहा है तो डिम। और वो 100 को 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। वो 100 को क्या मान के चल रहे हैं? 1। तो जो मैग्निफिकेशन होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। समझ में आया था? कितना क्लियर है? इसके बाद अगर इसकी यूजेस की बात करें कि कहां-कहां इसको यूज किया जाता है प्लेन मिरर को, तो पहला तो एक आ जाता है तो सीआर सेल देखने के काम आता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका है कि पेरिस्कोप में यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पेरिस्कोप क्या होता है? जितने भी शिप्स वगैरह होते हैं उनमें एक पेरिस्कोप लगा होता है जिससे डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन देखने के लिए प्लेन मिरर को यूज करते हैं, ठीक है। पेरिस्कोप हाँ वो उसका नाम याद नहीं आ रहा, पेरिस्कोप ही होता है, ठीक है। इसके बाद कहीं पे अगर ब्लाइंड टर्न है, ठीक है, अगर ब्लाइंड टर्न है, मान लो ऐसा है और ऐसा किया हुआ है, तो इसमें हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि इधर वाला व्हीकल यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर वाले को दिखाई दे जाएगा और इधर वाला इधर रिफ्लेक्ट होके इसको दिखाई देगा। तो जहाँ पे ब्लाइंड टर्न होता है वहाँ पे भी हम प्लेन मिरर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 यूजेज हैं, ज्यादा डिटेल में पूछेगा नहीं। पेरिस्कोप में भी डायरेक्टली आ जाए कि विच मिरर इज यूज्ड इन द पेरिस्कोप, ऐसा करके, ठीक है। तो पता होना चाहिए। इतना क्लियर है? 2 मिरर यूज नहीं होते किसमें? पेरिस्कोप में। अरे 2 हो मिरर तो यूज हो रहा है ना, हमें तो यूजेस देखना है, कहाँ कैसे यूज हो रहा है, कैसे उसको बना रहे हैं, वो तो आगे की बात है। कितना क्लियर है? यस ठीक, समझ में आया था? तो ये था हमारा प्लेन मिरर का के बारे में, ठीक है।
कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और यूजेस में टू सी आवरसेल्फ, यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड यूज्ड इन ब्लाइंड टर्न। जहाँ पे ब्लाइंड टर्न होगा वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन कर सकते हैं, वहाँ पे प्लेन मिरर लगा सकते हो और हेल्प करेगा। सर इसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगी ना सर? ठीक है, किसकी है? इंफिनिटी। हाँ, इसकी फोकल लेंथ जो होती है ये भी याद रख लेना, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों मानते हैं अभी आगे वाले में आएगा, जब स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे उसमें, सॉरी स्फेरिकल मिरर, तो उसमें ये अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। कितना समझ आ गया? क्लियर है ये?